नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। जी हाँ दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी के लिए दोस्तों हम लगातार मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमारा बाल विकास का 30 क्वेश्चन होता है और पर्यावरण के 30 क्वेश्चन होते हैं। ऐसे मिला के टोटल दोस्तों हमारे 60 क्वेश्चन का हर एक मॉडल पेपर होता है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल में अभी भी नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे दोस्तों। और आपके एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चलती रहे दोस्तों। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड होते हैं जो कि पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इनकी प्रबल संभावना बन जाती है कि आपकी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न दोस्तों आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। दोस्तों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है बाल विकास के, जो कि 30 क्वेश्चन है और आपको ईवीएस से भी 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इसलिए हमने दोस्तों इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानते हुए इस मॉडल पेपर में शामिल किया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्न में से वह कौन सा लक्षण है जो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय होता है। विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, मानक या वैधता। तो दोस्तों निम्न में से वो लक्षण कौन सा है जो किसी मापक के उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय होता है। वो होता है दोस्तों वैधता। उसकी वैधता जो है वो ऐसा लक्षण है जो किसी भी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा वैधता। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। अब आपको बताना है दोस्तों कि हिंदी के जो अक्षर रहते हैं वो जो छोटे बालक रहते हैं वो उन्हें किस वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु या 6 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों हिंदी अक्षरों को जो छोटे बालक होते हैं वो किस आयु में पहचानने लगते हैं। वो दोस्तों 5 वर्ष की आयु में। ठीक है, 5 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु में वो हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं, उनको हिंदी अक्षरों का ज्ञान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष की आयु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में दिया जाता था। मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था। बौद्ध काल, मुगल काल, अर्थकाल या वैदिक काल। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो उपनयन संस्कार है वो किस शिक्षा काल में किया जाता था। वो किया जाता दोस्तों वैदिक काल में। ठीक है, याद रखिएगा वैदिक काल में किया जाता था उपनयन संस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। 1947, 1920, 1900 या 1940। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। वो माना जाता है दोस्तों आपका 1900। ठीक है, कब माना जाता है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष। 1900 माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं। अब आपको बताना है दोस्तों कि जो प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं वो किस लिए या क्यों कराए जाते हैं। आपके ऑप्शन है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए या बहरे बालकों के पहचान के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये कि प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिभाशाली बालकों जो रहते हैं उनकी पहचान करने के लिए प्रमापीकृत परीक्षण कराए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए जो है वो प्रमापीकृत परीक्षण कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज का, जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू या बुद्धि लब्धि कितनी होती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो जड़ बुद्धि वाले रहते हैं लोग या बालक रहते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, उनका आईक्यू कितना होता है। 71 से कम, 11 से 120, 81 से 110 या 71 से 80। दोस्तों आपको बताना है कि 110 है। ठीक है, ये 110 से 120 है। ठीक है, आपको बताना है कि जो जड़ बुद्धि वाले बालक रहते हैं उनका आईक्यू कितना रहता है या बुद्धि लब्धि। दोस्तों जो जड़ बुद्धि वाले बालक रहते हैं उनका जो आईक्यू होता है बुद्धि लब्धि वो 71 से भी कम होता है। ठीक है, 71 से कम होता है जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। 150, 280, 390 या 460। आपको बताना है दोस्तों कि गर्भ में जो बालक रहता है उसे विकसित होने में कुल कितने दिन लगते हैं। तो दोस्तों बालक को गर्भ में विकसित होने के लिए टोटल 280 दिन लगते हैं।
कितने दिन लगते हैं दोस्तों? 280 दिन लगते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 280। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण का पता लगाना, बच्चों की समायोजन में सहायता प्रदान करना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों परामर्श का जो मुख्य उद्देश्य होता है या परामर्श का जो उद्देश्य होता है वो बच्चों को समझना भी होता है, बच्चों की कमियों के कारण को पता लगाना भी होता है, और बच्चों के समायोजन में सहायता प्रदान करना भी होता है परामर्श का उद्देश्य। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण या तटस्थ। तो दोस्तों बच्चों के सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें माता पिता को जो भूमिका निभाना चाहिए वो कैसी भूमिका निभाना चाहिए दोस्तों? सभी को पता है, अग्रोन्मुखी भूमिका निभाना चाहिए माता पिता को। ठीक है, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, अग्रोन्मुखी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। दोस्तों आपको बताना है कि जो पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की जो अभिवृत्ति होती है वो साधारणतः किस पर आधारित होती है? वो होती है दोस्तों उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किन पर आधारित होती है? साधारणतः उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर आधारित होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? अब आपको बताना है दोस्तों कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए। ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है, शून्य सहसंबंध पाया जाता है, धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है, या सभी। तो दोस्तों बुद्धि एवं जो सृजनात्मकता होती है इनमें धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। ठीक है, बुद्धि और जो सृजनात्मकता रहते हैं उनमें धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं संरक्षित, संज्ञानात्मक, मूल, प्रवृत्त्यात्मक या संवेगात्मक। तो दोस्तों शैशव अवस्था में जो बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं दोस्तों मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, शैशव अवस्था में। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों की समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चों को, कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को, या अध्ययनशील बच्चों को? दोस्तों सभी को पता है कि कौन से समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। वो होती है दोस्तों जो कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। ठीक है, जो बच्चे कुशाग्र बुद्धि के होते हैं उन्हें अक्सर समायोजन की समस्या होती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। 14 नंबर क्वेश्चन है आज का। किसके अतिरिक्त आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 में से किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? ठीक है, आपको बताना है कि किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो दोस्तों किसके अतिरिक्त किया गया है? दोस्तों सामाजिक के अतिरिक्त। ठीक है, बाकी संदर्भगत, अवयवभूत और अनुभाविक, इस तीनों के, ठीक है, इन तीनों में स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत है उसमें इन तीनों को संबोधित किया गया है, सिर्फ सामाजिक को नहीं किया गया है। ठीक है, सामाजिक सिद्धांत को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 है। थ, फ, च ध्वनियाँ हैं रूपिम, लेखिम, स्वनिम या शब्दिम। तो दोस्तों जो थ, फ और जो च ध्वनियाँ हैं तो किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? ये हैं दोस्तों आपकी स्वनिम ध्वनियाँ हैं। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलती है। किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? स्वनिम। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। किशोरा अवस्था को शैशव अवस्था का पुनरावर्तन किसने कहा है? दोस्तों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको बताना है कि किशोरा अवस्था को शैशव अवस्था का पुनरावर्तन किसने कहा है? रॉश ने, स्ट्रैंग ने, हॉल ने या जॉन्स ने? तो दोस्तों किशोरा अवस्था को शैशव अवस्था का पुनरावर्तन
किसने कहा है? याद रखिएगा दोस्तों, ये कहा है जॉन्स ने। ठीक है, जॉन्स ने ही किशोरावस्था को शैशव अवस्था का पुनरावर्तन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं दोस्तों आज का। ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी गई है। आपको बताना है दोस्तों कि ज्ञानेंद्रियों की विश्राम की अवस्था कब मानी गई है। जन्म से 1 माह तक, जन्म से 2 माह, जन्म से 2 वर्ष या जन्म से 1 वर्ष। तो दोस्तों ज्ञानेंद्रियों की जो विश्राम की अवस्था मानी गई है वो मानी गई है दोस्तों जन्म से 2 माह तक। ठीक है, जन्म से 2 माह की जो अवस्था होती है वो ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था होती है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है आपके। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? परिवर्तन से, प्रयास से, प्रतिक्रिया से या परिणाम से। तो दोस्तों विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। किससे है? उद्दीपन का प्रतिक्रिया से। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। यह कथन किसका है? स्किनर, वाटसन, गेट्स या लॉक। आपको बताना है दोस्तों कि यह किसका कथन है कि बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। तो दोस्तों यह कथन जिसके द्वारा दिया गया है वो है आपके वाटसन। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? वाटसन के द्वारा यह कथन आपका दिया गया है कि बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा संवेग विकसित होते हैं। ठीक है, प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, मितव्ययिता, प्रवाह या उपयोगिता। तो दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन में से जो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है वह है आपका मितव्ययिता। ठीक है, बाकी मौलिकता, प्रवाह और उपयोगिता ये तीनों ही आपके सृजनात्मकता से संबंधित है। जो मितव्ययिता है वो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा मितव्ययिता। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, पालन पोषण और शिक्षा का, या केवल वातावरण का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो मानव व्यक्तित्व होता है वो किसका परिणाम होता है। तो दोस्तों मानव व्यक्तित्व जो होता है वो किसका परिणाम होता है? आपको पता होना चाहिए, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, या समाज में बड़ों का सम्मान करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का क्या तात्पर्य होता है। तो दोस्तों शिक्षा के संबंध में जो सामाजिकरण का जो तात्पर्य होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ठीक है, ये इसका सामाजिकरण का तात्पर्य होता है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? आपको बताना है दोस्तों कि किसकी क्रियाशीलता का संबंध जो है वो मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है। अभिवृक्क ग्रंथि, जनन ग्रंथि या गल ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। आपको बताना है दोस्तों कि किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है। वो होता है दोस्तों आपकी अभिवृक्क ग्रंथि का। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा अभिवृक्क ग्रंथि। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वुडवर्थ, एनास्टसी, लेवेटर या रॉस। तो दोस्तों आपको बताना है कि यह कथन किसका है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो दोस्तों यह कथन दिया गया था आपका रॉस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? यह कथन रॉस के द्वारा दिया गया था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? सत्ता, उपलब्धि, क्रोध या आकांक्षा स्तर। तो दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन सा प्रेरक है जो अर्जित प्रेरक नहीं है, जो पहले से अर्जित नहीं होता है। सत्ता, उपलब्धि, क्रोध या आकांक्षा स्तर। तो दोस्तों वो होता है आपका क्रोध, जो पहले से या जो अर्जित प्रेरक नहीं होता है। ठीक है, वो प्रेरक है आपका क्रोध। बाकी सत्ता, उपलब्धि और आकांक्षा स्तर जो है वो पहले से ही अर्जित प्रेरक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यास एक तरह की अचक्रीय आवश्यकता है, चक्रीय आवश्यकता है, विशिष्ट आवश्यकता है या अर्जित आवश्यकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। याद रखिएगा कि जो प्यास है
जो प्यास है वो एक तरह की क्या है, चक्रीय आवश्यकता है दोस्तों हमारी। क्या है, जो प्यास होती है वो एक चक्रीय आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य या व्यक्तित्व? तो दोस्तों थर्स्टन तथा लिकर्ट दोनों ही जिस मापन से संबंधित हैं वह है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सेकंड, अभिवृत्ति से। किससे संबंधित है दोनों? अभिवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, अभिवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियाँ, मद व्यसन, आदत की व्यवस्था या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों जो अर्जित प्रेरक के जो अंतर्गत आते हैं, ठीक है, वो आपके जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियाँ भी आते हैं इसमें, मद व्यसन भी आता है, आदत की व्यवस्था भी आती है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी समस्या समाधान की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसका पहला चरण कौन सा है? परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता या प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि समस्या समाधान की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसका पहले चरण के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन आएगा? तो दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है, समस्या समाधान वैज्ञानिक की जो वैज्ञानिक पद्धति है यह उसका पहला चरण होता है, समस्या के प्रति जागरूकता। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह कौन सा ऑप्शन है जो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, लिखना, फुदकना या दौड़ना? तो दोस्तों जो लिखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड, जो लिखना है वह सूक्ष्म गतिक कौशल के उदाहरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा लिखना। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके बाल विकास के आज के मोस्ट IMP 30 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं हम आज के पर्यावरण के 30 क्वेश्चन। इस प्रकार दोस्तों आज हमारा मॉडल पेपर जो 60 अंक का हो जाएगा कुल। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ठोस वस्तुओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि ठोस वस्तुओं के विषय में निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए हैं A, B, C, D, इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? ठोस वस्तुओं में अंतराण्विक बल अत्यधिक होता है, इनका निश्चित आकार और आयतन होता है, इनका घनत्व काफ़ी कम होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों ठोस वस्तुओं के विषय में जो कथन असत्य होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर C कि इनका घनत्व काफ़ी कम होता है। बाकी आपका ठोस वस्तुओं का अंतराण्विक बल अत्यधिक होता है, ये भी कथन पूरी तरीके से सत्य है। इनका निश्चित आकार और आयतन होता है, यह भी कथन पूर्ण तरीके से सत्य है। और ये जो ऑप्शन नंबर C है कि इनका घनत्व काफ़ी कम होता है, यह कथन जो है असत्य है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा धातु द्रव के रूप में पाया जाता है? ब्रोमीन, सल्फर, सोडियम या पारा? तो दोस्तों सभी को पता है कि जो पारा होता है, ठीक है, जो पारा होता है मरकरी, वो ऐसा धातु है जो द्रव रूप में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर D आपका आंसर हो जाएगा, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है? आघातवर्धनीयता का, चालकता का, घनत्व का या भंगुरता का? तो दोस्तों निम्नलिखित में से वह गुण जो धातुओं में नहीं पाया जाता है वो दोस्तों भंगुरता। ठीक है, बाकी आघातवर्धनीयता, चालकता और घनत्व ये तीनों ही गुण आपके धातुओं में पाए जाते हैं। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर D है आपका भंगुरता, यह गुण जो है वो धातुओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर D आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। आपको बताना है कि जो जल होता है H2O, उसमें जल में जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों ये अनुपात होता है, याद रखिएगा, 8:1। ठीक है, 8:1 होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर B आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यौगिक के विषय में सत्य है। अब आपको बताना है दोस्तों कि यौगिक के विषय में कौन सा कथन सत्य होगा। इसका निश्चित रासायनिक अनुपात होता है, इनके घटकों को भौतिक क्रियाओं द्वारा अलग किया जा सकता है, A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि यौगिकों के विषय में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, तो वह दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि यौगिक जो होते हैं उनको
इनका जो निश्चित रासायनिक अनुपात होता है। ठीक है, यौगिक का जो एक निश्चित रासायनिक अनुपात होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सर्वात्रिक विलायक है? आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह कौन सा ऑप्शन है ABCD में से जो सर्वात्रिक विलायक माना जाता है। तो दोस्तों सभी को पता है कि सर्वात्रिक विलायक कौन है, वो है दोस्तों आपका जल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा जल। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है आपका। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, या अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नारंगी कर देता है, या क्षार नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो कौन सा कथन सत्य होगा इनमें से, वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी कि जो अम्ल होता है, ठीक है, जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यह कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, याद रखिएगा, जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ब्लू को रेड कर देता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का पीएच मान होता है, या रक्त का पीएच मूल्य कितना होता है? 1.4, 4.0, 6.5 या 7.4? तो दोस्तों रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 7.4 होता है। ठीक है, कितना होता है रक्त का पीएच मान? 7.4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? अब आपको बताना है दोस्तों कि किसका मान 7 होता है, पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, तो वह दोस्तों आपका शुद्ध जल। ठीक है, जो शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर जो होता है, उसका पीएच मान जो है वो 7 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मूल्य परीक्षण की खोज किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, लुईस पास्चर, सोरेनसन या बैकुरल ने? तो दोस्तों पीएच मान के परीक्षण की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? सोरेनसन के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? सोरेनसन के द्वारा की गई थी पीएच मान की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षार हल्दी को कर देता है। अब आपको बताना है कि जो क्षार होता है वो हल्दी को कैसा कर देता है? नीला, पीला, हरा या लाल? तो दोस्तों अगर हल्दी पे अगर आप क्षार डालोगे तो वो किस रंग का हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा दोस्तों आपका लाल रंग का। किस रंग का हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आज का। लवण की प्रकृति होती है, आपको बताना है दोस्तों कि लवण की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, ए और बी दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? तो दोस्तों जो लवण की जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दोनों में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 है। अपाचन से बचने के लिए हम इनो लेते हैं, इनो में होता है। देखिए दोस्तों सभी को पता है कि अपाचन से बचने के लिए या एसिडिटी होने पर क्या लिया जाता है? इनो लेते हैं। ठीक है, जिसे पानी में घोलकर पिया जाता है। उसमें क्या उपस्थित होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों में से कोई एक या दोनों में से कोई नहीं? तो दोस्तों अपाचन से बचने के लिए जो इनो लेते हैं उसमें से या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है या तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, दोनों में से कोई ना कोई एक उपस्थित जरूर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, दोनों में से कोई एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोमबत्ती जलने पर कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक, रासायनिक, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो दोस्तों जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो उसमें भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु पानी में डूबेगी अगर, आपको बताना है दोस्तों कि अगर कोई वस्तु पानी में डूबती है तो उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए? वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल के बराबर होता है, वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से कम होना चाहिए, वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से अधिक होना चाहिए, या उपरोक्त में से किसी भी अवस्था में नहीं? तो दोस्तों अगर कोई वस्तु पानी में अगर डूबती है तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वस्तु का जो भार है वो उसके उत्प्लावन बल से अधिक होना चाहिए। ठीक है, वस्तु का जो भार है उसके उत्प्लावन बल से अधिक होगा तभी कोई वस्तु जो है पानी में डूब जाएगी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46। जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व है ऑक्सीजन, नमी, दोनों ए और बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो दोस्तों जंग लगने के लिए अगर लोहे में अगर जंग लगना है तो उसे ऑक्सीजन और नमी दोनों ही अनिवार्य तत्व हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। किस विधि के द्वारा अनाज के कणों को डंडियों से अलग किया जाता है? हस्तचयन, थ्रेशिंग, निष्पावन
या चालन द्वारा। तो दोस्तों सभी को पता है कि किस विधि के द्वारा अनाज के कणों को डंडियों से अलग किया जाता है, थ्रेशिंग के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? थ्रेशिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातुएं चुंबक से आकर्षित होती है? लोहा, निकिल, कोबाल्ट या ये सभी? तो दोस्तों देखिए, लोहा भी, निकिल भी और कोबाल्ट भी, ये तीनों ही धातु जो है वो चुंबक की ओर आकर्षित होती है या चुंबक से आकर्षित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 49 है, चीनी और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए विधियों का सही क्रम है? अवसादन, निस्तारण, निस्पंदन या वाष्पीकरण? या पहले अवसादन, निस्तारण, निस्पंदन या आश्वन? या पहले निस्तारण फिर निस्पंदन फिर वाष्पीकरण फिर अवसादन? या पहले आश्वन, निस्पंदन, वाष्पीकरण या निस्तारण? तो दोस्तों आपको बताना है कि चीनी और रेत के अगर मिश्रण को अलग किया जाना है या अलग किया जाए तो सबसे पहले कौन सी विधि अपनाई जाएगी, फिर उसके बाद और उसके बाद। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले होगा अवसादन, उसके बाद होगा निस्तारण, फिर होगा आपका निस्पंदन और उसके बाद होगा वाष्पीकरण। इस तरीके से यह सही क्रम है विधियों का। ठीक है, अगर इस विधियों के सही क्रम से अगर हम चीन और रेत के मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं, याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र के जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? द्रव शोधन, वाष्पीकरण, द्रवीकरण या अपकेंद्रण? दोस्तों समुद्र के जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्रव शोधन विधि का। ठीक है, कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? द्रव शोधन विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कच्चे तेल से किस विधि से पदार्थों को अलग किया जाता है? पृथक की, प्रभाजी आश्वन या वाष्पीकरण? तो दोस्तों कच्चे तेल से जिस विधि द्वारा पदार्थों को अलग किया जाता है वो विधि दोस्तों आपकी प्रभाजी आश्वन। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कच्चे तेल से किस विधि द्वारा पदार्थों को अलग करते हैं? प्रभाजी आश्वन द्वारा अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से घर्षण के लाभ है? धागे में गांठ बांधना, माचिस की तीली का जलना, भवनों का निर्माण होना या सभी? तो दोस्तों सभी को पता है कि घर्षण के लाभ के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? धागे में गांठ बांधना भी घर्षण का एक लाभ है, माचिस की तीली का जलना भी घर्षण का ही एक लाभ है और भवनों का निर्माण ये भी एक घर्षण का ही लाभ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। उत्प्लावन बल होता है पानी के द्वारा किसी वस्तु पर नीचे की ओर लगाया गया बल, पानी के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया बल, वायु के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पता होना चाहिए आपको कि जो उत्प्लावन बल होता है वो कैसा होता है या क्या होता है? पानी के द्वारा किसी वस्तु पर जो ऊपर की ओर बल लगता है। ठीक है, पानी के द्वारा किसी भी वस्तु पर जो ऊपर की ओर बल लगता है उसे कहा जाता है उत्प्लावन बल। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, मृत सागर किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों मृत सागर जो स्थित है वो आपका एशिया महाद्वीप में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में स्थित है, आपका दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित है आपका मृत सागर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। हंसाने वाली गैस है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि हंसाने वाली गैस कौन सी है? सिल्वर आयोडाइड, नियॉन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो दोस्तों हंसाने वाली जो गैस होती है वो होती है आपकी N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस होती है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, फाइटोन एक पद्धति है जिसके अंतर्गत रोगमुक्त वातावरण में पौधों का विकास होता है, विलुप्त प्राय पौधों का संरक्षण होता है, नियंत्रित जलवायविक दशाओं में पौधों का विकास होता है या उपरोक्त सभी? दोस्तों आपको बताना है कि जो फाइटोन पद्धति होती है इसमें क्या, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? दोस्तों इसके अंतर्गत नियंत्रित जलवायविक दशाओं में पौधों का विकास किया जाता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए याद रखिएगा। ठीक है, फाइटोन एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत नियंत्रित जलवायविक दशाओं में पौधों का विकास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है स्वनियंत्रित, कृत्रिम परितंत्र, जलीय तंत्र या वायु परितंत्र? दोस्तों अंतरिक्ष यान में जो बनाया गया परितंत्र होता है वो होता है दोस्तों कृत्रिम परितंत्र होता है। ठीक है, कैसा परितंत्र होता है वो दोस्तों? अंतरिक्ष यान में बनाया गया कृत्रिम परितंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑर्गन पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है, यह किस समस्थानिक के विघटन से बनता है? K40, CA40, CA48 या K41? तो दोस्तों आर्गन जो होती है,
ठीक है, वो किस समस्थानिक के विघटन से बनती है? वो बनती है दोस्तों K40 के अपघटन से। ठीक है, K40 के अपघटन से बनती है आपकी ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अर्थ ऑवर किसके द्वारा मनाया जाता है? अर्थ ऑवर किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को, WWF, संयुक्त राष्ट्र या UCN? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ ऑवर है वो किसके द्वारा? WWF के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, WWF के द्वारा जो है अर्थ ऑवर मनाया जाता है। ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 60 जो कि आपका मॉडल पेपर 20 था। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।